और गांव में रतन नाम का एक अमीर युवक रहता था। वह दिन भर आवारागर्दी करता रहता था। एक दिन उसका भाई तंग आकर उससे पूछ ही लेता है। ये आए दिन तुम क्या नाटक लगा के रखे हो रतन? क्या मतलब भैया, मैं कुछ समझा नहीं। तुम पूरे 21 वर्ष के हो गए हो और अपना इतना बड़ा अनाज का गोदाम है। वो बिजनेस अच्छा चले इसलिए मैं उसे संभालता हूँ और अब तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए। भैया, अभी मेरे खेलने कूदने की उम्र है। मैं अभी काम नहीं करना चाहता। मेरा काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। रतन, माँ पिताजी के जाने के बाद तुम मेरी ही जिम्मेदारी हो। कल को मुझे तुम्हारी शादी करनी है। मैं तुम्हारे ससुराल वालों को क्या ही बताऊंगा कि मेरा भाई क्या करता है। भैया, आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? माता पिता के जाने के बाद मैं आप पर बोझ बन गया हूँ। रतन की बात सुनकर बिरजू क्रोधित हो जाता है। रतन, अपनी जुबान को लगाम दो। क्या तुम अब अपने बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो? लेकिन रतन बिरजू की बात को नजरअंदाज करके घर से निकल जाता है। इतने में ही उसकी पत्नी आ जाती है। सुनिए जी, रतन अब बड़ा हो गया है। उसको इस तरह डांटना आपको शोभा नहीं देता। क्या करूं श्यामला, मैं उसे समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। आप परेशान मत हो, धीरे धीरे वो सब कुछ समझ जाएगा। इतना सुनने के बाद भी रतन बेशर्मों की तरह गांव में फिर से आवारागर्दी करने चला जाता है। तभी उसकी नजर गांव के जमींदार की बेटी जुमरी पर पड़ता है और वह जुमरी के पास चला जाता है। जुमरी, मैं काफी दिनों से तुमसे बात करना चाहता था। देखो रतन, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तुम बार बार मेरे पास आकर मेरा टाइम बर्बाद करते हो और गांव के सभी लोग देखकर हमारे बीच में कुछ और ही समझते हैं। मैं ये बदनामी नहीं सह सकती। अब तुम मेरा पीछा मत करना, नहीं तो मैं अपने पापा से कह दूंगी। जुमरी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। रतन की बात सुनकर झुमरी का गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है और वह गुस्से में तिलमिला उठती है। सुनो रतन, अब तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुमने तो हद पार कर दी है। अब मैं अपने पापा से जरूर कहूंगी। क्या तुम्हें पता नहीं, मेरे पापा इस गांव के मुखिया हैं और वो मुझे कॉलेज इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो मुझ पे भरोसा करते हैं। मैं उनका भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ सकती हूँ और अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़े तो मैं आज ही अपने पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। हाँ, जाओ, जिससे तुम्हें मेरी शिकायत करनी है कर दो। मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूँ। अगर तुम्हारे पापा इस गांव के मुखिया हैं तो मैं भी कम अमीर नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारे पापा जैसे को ना चुटकियों में खरीद सकता हूँ। बड़ी आई मेरी शिकायत करेंगी। इतना कहने के बाद रतन वहाँ से चला जाता है। रतन जब शाम के समय घर पहुँचता है तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया का बेटा उसके भाई बिरजू के साथ बैठा हुआ था। तभी उसका भाई रतन से बोलता है। अरे रतन, अब तुम आवारागर्दी के साथ साथ लड़कियां भी छेड़ने लगे हो। आखिर और मेरी कितनी बेइज्जती करवाओगे? मैंने किसी को नहीं छेड़ा भैया। मैं मुखिया जी की बेटी जुमरी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। प्रेम? क्या तुम प्रेम का असली मतलब भी समझते हो? बिरजू, मेरा ख्याल है कि मेरे जाने के बाद तुम रतन को अच्छे से समझा दोगे। ये समझदार दिखाई पड़ता है, समझ जाएगा। नादानी में लड़के ऐसी गलतियां कर देते हैं। नहीं मुखिया जी, आज फैसला हो के रहेगा। आज तो इसने हद पार कर दी है। रतन, अगर मैं तुम्हारी शादी मुखिया जी की बेटी झुमरी से कर दूं तो तुम इसे खिलाओगे क्या? आखिर तुम्हारी महीने की तनख्वाह क्या है? उसका गुजारा कैसे करोगे तुम? अपने भाई की बात सुनकर रतन का दिमाग खराब हो जाता है और वह अपने भाई से कहने लगता है। भैया, आप भूल रहे हैं, पापा ने जो धन संपत्ति बनाई थी उसके आधे हिस्से का हकदार मैं भी हूँ। रतन, यही तुम्हारी कमी है। तुम मेहनत करना ही नहीं चाहते हो। सिर्फ बैठे बैठे सोचते हो कि खाने को मिल जाए। थोड़ा हाथ पैर भी चलाओगे तो आगे बिजनेस और बढ़ेगा। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है, आगे चलकर भविष्य में कोई परेशानी ना आए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना चिंतित रहता हूँ। लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं भैया? यही कि अगर पिताजी तुम्हारे नाम हिस्सा ना किए होते तो तुम्हारे पास भीख मांगने के लिए एक कटोरा भी ना होता। तुम उसके लिए भी मोहताज रहते। आखिर तुमने पिताजी के लिए किया ही क्या है? दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो। कभी तुमने पिताजी के कामों में हाथ बटाया है? कभी तो उनकी मदद कर देते और हिस्सा लेने में बराबरी का हाथ मांगते हो।
मैंने हिस्सा देने के लिए मना नहीं किया है। जो हिस्सा तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन बैठे बैठे खाओगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। रतन क्रोधित होकर वहां से चला जाता है। तभी उसकी पत्नी श्यामला आती है और श्यामला उससे कहने लगती है, सुनिए जी, आपको इस तरह रतन को नहीं डांटना चाहिए। आपका इस तरह रवैया बहुत बेरुखी है। आप इतने कठोर से उनसे पेश आएंगे तो रतन और भी बिगड़ जाएंगे। नहीं श्यामला, मैंने इसे बहुत प्यार किया, लेकिन अब और नहीं। मैं सोचता हूँ इसे ना डांटूं, लेकिन जो भाई अपने छोटे भाई को नहीं डांटता उसका भाई तो लाजमी है बिगड़ना ही है। अब मैं इसे अगर नहीं डांटूंगा तो ये बहुत बिगड़ जाएगा, और मैं इसे इस तरह बिगड़ता और बर्बाद होता नहीं देख सकता। इसलिए मुझे इसके लिए कठोर होना ही पड़ेगा। रतन गुस्से में गांव के बाहर सीमा के पार चला गया और वह एक गांव में जा पहुंचा, लेकिन उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने खाने के लिए थोड़ा सा कुछ सामान भी ले ले। रतन भूखा प्यासा थक हार कर गांव में एक झोपड़ी के पास जाकर बैठ जाता है और वहीं पर रोने लगता है। रतन झोपड़ी के पास बैठा बैठा रोते हुए आवाज में बोलता है, आज अगर मेरे पास मेरे पापा और मेरी माई होती तो क्या भैया मुझे ऐसा बोलते? कभी नहीं बोलते। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। रोने की आवाज सुनकर झोपड़ी से एक युवक बाहर आता है जो रतन की उम्र का ही था। उसका नाम कन्हैया था। उसने रतन से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो भाई? भाई, मेरा नाम रतन है। अगर तुम्हारे झोपड़ी के पास रोने से मैंने कोई अपराध किया है तो मैं कहीं जाकर अलग रो लेता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरा नाम कन्हैया है। लगता है घर वालों से नाराज होकर आए हो और अंदर से काफी उदास भी लगते हो। भाई, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं तुम्हें खाना देता हूँ, मेरे साथ चलो। और रतन उसकी झोपड़ी की तरफ देखने लगता है। मेरी झोपड़ी की तरफ मत देखो, मैं तुम्हें अच्छे ढाबे में खाना खिलाऊंगा। लेकिन तुम मुझे खाना क्यों खिलाना चाहते हो और हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं तुम्हें इंसानियत की वजह से खाना खिलाना चाहता हूँ और दोस्ती के कारण। दुनिया में दोस्ती और इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। रतन को कन्हैया की आंखों में अपनापन दिखता है और उसने खाने के लिए हाँ बोल देता है और कन्हैया उसे ढाबे पर ले जाता है और उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। कन्हैया और रतन खाना खाने के बाद झोपड़ी में वापस आ जाते हैं और झोपड़ी में बैठे होते हैं। तभी रतन कन्हैया से पूछने लगता है, कन्हैया भाई, तुम काम क्या करते हो? काम काम तो मैं कुछ नहीं करता, बस छोटा मोटा सा काम कर लेता हूँ दोस्त। छोटा मोटा काम मतलब तुम चोरी करते हो क्या? अरे नहीं नहीं, चोरी नहीं करता। तो फिर छोटे मोटे काम का मतलब मैं कुछ समझा नहीं। छोटे मोटे काम का मतलब है छोटी मोटी मजदूरी कर लेता हूँ। मेरी झोपड़ी को देखकर तुम तो समझ ही गए होगे कि ये एक गरीब की झोपड़ी है। बचपन से ही मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, तब से मैं पूरी तरह अकेले रहता हूँ और यहीं पर मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा करता हूँ। तुम्हें अपनी झोपड़ी के बाहर रोता देख और अपने माता पिता को याद करके देख, मैं भी अपने माता पिता को याद करने लगा और मैं तुमसे पूछ बैठा। रतन कन्हैया से बात करते करते वहीं पर सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तभी रतन कन्हैया से पूछने लगता है, दोस्त, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी करने जा सकता हूँ। दोस्त, मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि तुम किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखते हो और तुम्हारे हाथ को देखकर लगता है कि कभी तुमने मेहनत का काम नहीं किया और भारी वजन नहीं उठाया है। और नहीं नहीं भाई, मैं काम जरूर करूँगा। काम को लेकर ही मेरे भैया ने मुझे बहुत ताना दिया है। मैं भी उन्हें दिखा दूंगा कि मैं भी काम कर सकता हूँ। कन्हैया रतन की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा दोस्त, ठीक है, चलो मेरे साथ। अब दोनों दोस्त रोज साथ साथ मजदूरी करने जाते थे और दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो जाती है। लेकिन आज भी रतन कभी कभी उदास हो जाता है। एक दिन कन्हैया उससे पूछ ही लेता है, दोस्त, ये तुम कभी कभी उदास क्यों हो जाते हो? अगर तुम्हारे घर वालों की तुम्हें इतनी ही याद आती है तो तुम घर क्यों नहीं चले जाते? नहीं कन्हैया, मैं घर पे नहीं जाऊंगा। अगर मेरे घर वालों को मेरी परवाह होती तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आते। वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। एक दिन रतन और कन्हैया दोनों गांव के चौराहे पर जाते हैं चाय पीने। टपली पर वो लोग चाय पी ही रहे थे, तभी उनके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है। उस लग्जरी कार से उसकी भाभी श्यामला और उसका भैया बिरजू होता है। दोनों लोग कार से नीचे उतर
रतन, तुम यहाँ हो। हम लोगों ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे बगैर घर बहुत सूना लगता है। तुम घर चलो। नहीं भैया, मैं घर पे नहीं जाऊंगा। रतन, जिद मत पकड़ो, घर पर चलो। मैंने तुम्हें जो भी कठोर शब्द बोले हैं उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब तुम घर चलो मेरे भाई। रतन की खामोशी देखकर श्यामला बोलती है, रतन आप घर चलिए। आपके भैया बहुत परेशान रहते हैं। वो केवल शब्द ही कठोर बोलते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत निर्मल है। आप घर चलो। आपके बिना घर सच में बहुत सूना लगता है। अगर आप अपने भैया की बात नहीं मानेंगे तो कम से कम मेरी तो बात मान लीजिए। मैं आपकी माँ समान हूँ। कम से कम मैं इतना सम्मान तो पा सकती हूँ ना आपसे। आज मुझे पूरा विश्वास था कि आप जरूर मिलेंगे और आप घर चलिए। आपकी पसंद का सारा व्यंजन बनाऊंगी मैं, और आपकी शादी मुखिया की बेटी झुमरी से ही कर दूंगी। भाभी की बात सुनकर रतन मुस्कुरा देता है और कन्हैया से बिना मिले भैया भाभी के साथ चला जाता है। कन्हैया बेचारा एक बार फिर से अकेला हो गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद कन्हैया को रतन की बहुत याद आने लगती है। कन्हैया को पता होता है कि रतन किस गांव में रहता है, इसलिए कन्हैया रतन से मिलने उसके गांव चला जाता है। कन्हैया जब उसके गांव पहुंचता है तभी उसका घर दिखाई देता है। उसका घर दिखाई देने के बाद कन्हैया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसका घर बहुत ही ज्यादा आलीशान था। तभी कन्हैया की नजर रतन पर पड़ती है, लेकिन रतन कन्हैया को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। तभी कन्हैया कहने लगता है, कैसे हो मेरे दोस्त? तुम तो मुझसे मिलकर भी नहीं आए। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर चला आया। तुम्हारा घर तो बाहर से इतना खूबसूरत है, सच में। अगर तुम्हारा घर बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से जाने कितना सुंदर होगा। तुम्हारा घर तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा निकला। रतन मुंह बनाकर बोलता है, यहाँ कैसे आना हुआ कन्हैया? रतन मेरे दोस्त, सब कुछ यहीं पूछ लोगे, घर के अंदर नहीं बुलाओगे क्या? घर के अंदर सजावट का काम चल रहा है। वो क्या है ना कि 2 दिन बाद मुखिया की बेटी झुमरी से मेरी शादी है। अरे वाह दोस्त, तुम अपने गरीब दोस्त को भूल गए और अकेले अकेले शादी कर रहे हो। शादी पे मुझे बुलाए तक नहीं। देखो कन्हैया, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे रहने का सहारा दिया और खाना खिलाया, लेकिन तुम्हें नहीं पता मैं जितना भी वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें क्या बताऊँ मेरा वो समय कितना बुरा और कितना मुश्किल से गुजरा है। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी बहुत मदद की है। जितनी भी तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। इतनी सड़ी हुई और बदबूदार जगह पर मेरा दिन तो बहुत मुश्किल से गुजरा, इसलिए मैं वहाँ से कभी कभी भागने को सोचता था और तुम्हें लगता था कि मैं अपने घर वालों की याद में उदास बैठा हूँ। रतन, तुम्हारी सोच तो बहुत छोटी निकली दोस्त। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपना दोस्त माना था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की थी। कन्हैया, मेरी बात सुनो। हम दोनों में जमीन आसमान का फासला है। हम दोनों में जमीन आसमान का फासला है। हम दोनों दोस्त कैसे बन सकते हैं? अगर तुम्हें कोई देख लेगा तो मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और भी देखे। रतन की बात सुनकर कन्हैया उदास हो जाता है और उसे देखकर न जाने क्या सोचकर वो मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। कन्हैया अपने गांव के चौराहे पर खड़ा हुआ था, तभी उसके सामने एक कार आता दिखाई देता है और वो कार तेजी से एक पेड़ में जाकर टकरा जाता है। कार के अंदर बैठे लोग घायल हो जाते हैं। तभी कन्हैया सभी को बुलाता है, अरे भाई देखो, किसी को चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलो। फिर कन्हैया समेत सभी लोग कार के पास जाते हैं। कन्हैया जैसे ही अंदर देखता है वैसे वो चौंक जाता है। अरे ये तो रतन और ये शायद उसकी पत्नी है। ये रतन और शायद ये उसकी पत्नी है। दोनों लोग बहुत बुरी तरह घायल हैं। इनको हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। तभी कन्हैया से एक आदमी पूछ पड़ता है, अरे भाई, क्या तुम इसे जानते हो? हाँ हाँ, मैं इसे जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि इसका घर कहाँ है और ये है कौन। इतने में एम्बुलेंस आ जाती है और उन दोनों को वे लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं और कन्हैया की मदद से हॉस्पिटल के वार्ड ने रतन के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया और रतन के भैया भाभी वहां पर आ पहुंचे। डॉक्टर, मेरा भाई अब कैसा है और उसकी बेबी झुमरी कैसी है? देखिए, वो औरत तो ठीक है, लेकिन शायद आपके भाई हैं, है ना? आपके भाई की तबीयत बहुत नाजुक है। उनको चोट लगने की वजह से उनकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी है और उनके बचने का कोई आसार नहीं नजर आता। और डॉक्टर साहब, आप संकोच मत कीजिए, मेरी किडनी ले लीजिए। देखिए भाई साहब, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपकी किडनी लेने से, लेकिन आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चली है।
और शायद किडनी लेना सही नहीं होगा, आपकी सेहत के लिए भी बहुत नुकसान हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करिए लेकिन मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। पैसे का तनिक भी संकोच मत कीजिएगा, जितना पैसा लगेगा मैं पैसा लगा दूंगा, लेकिन मेरे भाई को बचा लीजिए। देखिए, जितना जल्दी हो सके आप ब्लड का इंतजाम कीजिए, क्योंकि आपके भाई का जो ब्लड ग्रुप है ना यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर ब्लड नहीं मिला तो और भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बिरजू पागलों की तरह अपने नात रिश्तेदार और सभी दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन किसी का भी ब्लड ग्रुप रतन से नहीं मिलता है और कोई भी अपनी किडनी देने को राजी नहीं हुआ। बिरजू थक हार कर एक चेयर पर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। कन्हैया यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वो काउंटर पर जाता है। डॉक्टर साहब, एक बार मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए। अगर रतन से मैच करता हो तो उसे चढ़ा दीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन भाई तुम हो कौन? डॉक्टर साहब, मैं रतन का दोस्त हूँ। फिर डॉक्टर कन्हैया का ब्लड चेक करते हैं और थोड़ी ही देर में ब्लड का रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अजूबा हुआ। आपका ब्लड पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच खा रहा है। अब जल्दी से कुछ करना होगा। अब मैं जा रहा हूँ ऑपरेशन थिएटर में, आप यहीं पर वेट करिएगा। डॉक्टर साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, जल्दी बताओ। डॉक्टर साहब, वो मैं अपनी किडनी भी डोनेट करना चाहता हूँ। वो क्या है ना, रतन को जरूरत है ना। लेकिन भाई, तुम इस बात को लेकर सीरियस हो ना? तुम समझ रहे हो ना तुम कह क्या रहे हो? तुम अपना ब्लड भी दे रहे हो और किडनी भी डोनेट कर रहे हो, तुम्हारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचेगा। डॉक्टर साहब, आप मेरी फिक्र ना कीजिए, आप बस रतन को बचाइए। मैं अपनी किडनी और ब्लड दोनों उसे देना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि उसकी नई नई शादी हुई है, तो मैं नहीं चाहता उसे कोई भी परेशानी हो, इसलिए आप देरी ना कीजिए और उसका ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। अरे भाई, रतन का भाई बहुत ही ज़्यादा अमीर है। अगर उसे पता चलेगा कि तुम उसे किडनी दे रहे हो तो वो तुम्हें पैसे से तौल देगा। डॉक्टर साहब, मुझे पैसे की भूख नहीं है। मैं दोस्ती पे दाग नहीं लगने देना चाहता। मैं रतन को सच में बचाना चाहता हूँ। मुझे पैसे का कोई मोह नहीं है। इतना कहने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है। रतन 1-2 महीने में ठीक हो जाता है और वह अपने भाई के साथ डॉक्टर से मिलने आता है। डॉक्टर साहब, आप मेरे भाई को किडनी डोनेट करने वाले का नाम क्यों नहीं बताए? मेरे भैया आपसे पूछते पूछते थक गए, लेकिन आपने उन्हें बताया ही नहीं। देखो रतन, बात यह है कि जिसने भी तुम्हारे लिए किडनी डोनेट करी और ब्लड डोनेट किया, उसने मुझसे साफ साफ कहा था कि मैं ये बात सिर्फ तुम्हें ही बताऊं। उसने अपना नाम कन्हैया बताया था और उसने ये भी कहा था कि मैं तुमसे कह दूं कि दोस्ती का असली मतलब यही होता है। और उसने ये भी कहा था, अगर तुम किसी को दोस्त बनाओ तो एक गरीब को ही बनाना, क्योंकि मुसीबत के समय एक गरीब दोस्त ही काम आता है। रतन को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह अफसोस के साथ उसके गांव जाता है, लेकिन कन्हैया वहां भी नहीं मिलता। तभी उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। उससे कन्हैया के बारे में जब रतन पूछता है, तभी वह बुजुर्ग आदमी कहता है, देखो बेटा, कन्हैया ने मुझसे कहा था कि एक रतन नाम का लड़का तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, लेकिन उसने ये भी कहा था कि मैं उसे बता दूं कि दोस्ती का असली मतलब यही होता है। बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि कन्हैया इस वक्त कहाँ पर होगा? बेटा, मैं कुछ कह नहीं सकता कन्हैया कहाँ होगा। उसने बताया नहीं और चुपचाप यहाँ से चला गया। अब रतन के हाथ में पछताने के अलावा कुछ नहीं था। वो बहुत अफसोस करता है कि इतने अच्छे दोस्त को मैं समझ नहीं पाया।